लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ एडवोकेट प्रतीक्षा सिसोदिया। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और ये जो प्रयास है मेरा आप ही के लिए कर रही हूँ, ये आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए भी। एंड जैसे अभी एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, एमपी एडीपीओ का और झारखंड डिस्ट्रिक्ट जज का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इनके लिए स्पेशली मैं ये सारे टॉपिक कवर करवाती जा रही हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि ये जो भी टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में सिलेक्ट करके ला रही हूँ, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होगी इनमें भी आने की संभावना है। मैंने जो मतलब प्राइवेट डिफेंस, साधारण अपवाद, ये सारी चीज़ें करवा दी है। और बाकी की आगे भी जो आईपीसी में जो सेक्शन है, मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा आईपीसी के सेक्शन 34 और 149 में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है और डिफरेंस क्या है ना, अंतर क्या है, तो ये हम जानेंगे। और धारा 34 क्या कहती है और धारा 149 क्या है, तो इनको हम जानेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। तो पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि चीज़ें है क्या। तो आगे भी जो आईपीसी के सेक्शन है उन पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो। धारा 34 और 149 में जो सिमिलरिटी है वो सबसे मेन तो ये है, इनमें सिमिलरिटी जॉइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल दोनों में एप्लीकेबल होता है। 34 में भी जॉइंट लाइबिलिटी है, 149 में भी जॉइंट लाइबिलिटी है। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो सेक्शन 34 और 149 दोनों में सबसे पहला डिफरेंस है संख्या का, मतलब जो एक्यूज्ड है, जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, अपराधी है, उनकी जो संख्या होती है वो 34 में क्या है और 149 सेक्शन में क्या है। तो सेक्शन 34 में जो एक्यूज की संख्या मिनिमम जो है वो 2 होती है और मैक्सिमम होती है 4। और अगर 4 से ज़्यादा हो जाती है ना संख्या, तो फिर वो 34 में ना आते हुए 149 में आएगी ना, सेक्शन 149 में आएगी। वो कैसे? क्योंकि सेक्शन 149 जो है सेक्शन 149 में मतलब मिनिमम 5 मेंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो 34 सेक्शन है इसमें तो लिमिट है, मिनिमम तो 2 बताई गई है। एक एक्यूज्ड इसमें मतलब 34 में नहीं आता है। कॉमन इंटेंशन एक अकेले व्यक्ति का नहीं होता है। और कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है 149, 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है 34 का वो होता है कॉमन इंटेंशन का, और यहाँ पर जो वो है 149 में वो कॉमन ऑब्जेक्ट का है यहाँ पर उद्देश्य। और यहाँ पर मतलब इनमें डिफरेंस और क्या है, तो संख्या का डिफरेंस हो गया, एक यहाँ पर इंटेंशन है, यहाँ पर 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या डिफरेंस है, जॉइंट लाइबिलिटी वाला। तो सेक्शन 34 जो है इसमें जो जॉइंट लाइबिलिटी और सेपरेट दोनों होती है, जॉइंट भी है सेपरेट भी है, 2 तरह की लाइबिलिटी है, मतलब संयुक्त दायित्व भी है और पृथक दायित्व भी है। 34 का दोनों तरह का दायित्व 34 बताता है, क्योंकि वो एक्ट से देखा जाता है कि जो लोग मतलब किसने क्या क्या कार्य किया, क्योंकि 4 लोगों का इंटेंशन आराम से देखा जा सकता है। लेकिन जो सेक्शन 149 का सिर्फ जॉइंट लाइबिलिटी है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, जॉइंट लाइबिलिटी ओनली जॉइंट लाइबिलिटी क्यों होती है? तो जॉइंट लाइबिलिटी ओनली 149 में इसलिए होती है ताकि जो है मतलब जो इसमें जॉइंट लाइबिलिटी है, तब जॉइंट मतलब मिनिमम 5 पर्सन होते और मैक्सिमम कितने भी, यानी कि भीड़ होती है। अब भीड़ में कौन सा लोग कौन से वेपन से वार कर रहा है, कौन सा वेपन यूज कर कौन से पर्सन ने किया, किसने प्रहार किया, किस वेपन से किया और चोट की मात्रा किसने कितनी पहुंचाई, इसका जो है वो देख पाना, उसका मतलब वो डिसाइड कर पाना कि किसने क्या किया है, वो यहाँ पर फिक्स नहीं होता है कुछ भी।
इसलिए जो भीड़ के द्वारा ऑफेंस किया जाता है वहां पर जॉइंट लाइबिलिटी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि अलग से तो किसी का इंटेंशन साबित नहीं किया जाता है, ना ही कार्य किसी का अलग से यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ जॉइंट लाइबिलिटी एप्लीकेबल होता है। तो हम देख लेते हैं केस लॉ भी है, इसमें हम केस लॉ भी बहुत सारे हैं जो हम डिफरेंस बताते हैं। 134 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, गाइडलाइन दी, उसके बारे में हम देखेंगे। 149 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी, तो क्या डिफरेंस बताया दोनों सेक्शन में, वो हम देखेंगे। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं इसमें। तो ये हो गया सेक्शन 34 149 में सिमिलरिटी होगी, जॉइंट लाइबिलिटी हो गई। इसके बाद जो है संख्या, तो संख्या वाला हो गया, तो मिनिमम 2 होती है और मैक्सिमम 4 होती है 34 की। इधर 149 में जो है मिनिमम 5 होती है और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है कॉमन इंटेंशन। तो 34 में क्या होता है, कॉमन इंटेंशन होता है, और इसमें 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर लाइबिलिटी की बात है 34 में, तो जॉइंट और सेपरेट दो तरह की लाइबिलिटी होती है 34 में। उसके बाद जो है 149, इसकी जो लाइबिलिटी ओनली जॉइंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम रिवीजन भी करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। केस लॉ हम बता देते हैं आपको कौन कौन से, नोट कर लीजिए। केस लॉ इसमें सबसे पहला है सुबेद अली, ये रिसेंटली केस लॉ है 2020 के ही है, सुबेद अली और अन्य बनाम असम राज्य 2020। सेकेंड है छोटा अहिरवार वर्सेस एमपी 2020। फिर इसमें बोल देती हूँ, पहला है सुबेद अली और अन्य बनाम असम राज्य 2020। सेकेंड है छोटा अहिरवार वर्सेस मध्य प्रदेश 2020। थर्ड है हरवंश कौर और अन्य वर्सेस हरियाणा 2005। तो ये 34 और 149 दोनों पर डिसाइड ये जो केस लॉ है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। हरवंश कौर अन्य बनाम हरियाणा 2005। 4 नंबर का है बोली वर्सेस आंध्र प्रदेश 1994। ठीक है, बोली वर्सेस आंध्र प्रदेश 1994 का है। 5 नंबर है जोगिंदर सिंह वर्सेस हिमाचल 1995। जोगिंदर सिंह वर्सेस हिमाचल 1995। 6 नंबर का है गोवर्धन वर्सेस एम्परर 1935। अब 7 नंबर का है लालजी एंड और अन्य वर्सेस यूपी स्टेट ऑफ यूपी का है 1989 का। लालजी एंड अदर्स जो है वर्सेस 1989 यूपी का मामला है लालजी। इसमें ये मतलब यही 149 में बताया कि जो भीड़ के द्वारा है ना, कि डिसाइड कर पाना, फिक्स कर पाना मुश्किल होता है कि कौन से व्यक्ति ने किस वेपन से और कौन से व्यक्ति ने किस वेपन से वार किया और कौन सा हथियार किसके पास था, किसने कितनी चोटें पहुंचाई। तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है भीड़ के द्वारा, मतलब 5 और 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, तो वो डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो जॉइंट लाइबिलिटी वाला इसमें डिसाइड हुआ था लालजी और अन्य वर्सेस यूपी स्टेट ऑफ यूपी 1989। 8 नंबर पे आता है आपका नल्लाम शेट्टी वर्सेस आंध्र प्रदेश 1993। और पुराने केस लो हैं जिनमें मतलब दोनों में डिफरेंस किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे, डिटेल में हमको करवा देंगे। तो इसमें जैसे महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाला है, जिसे इंडस रिवर केस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये डिफरेंस करता है दोनों सेक्शन में 34 और 149 में। ये सबसे बड़ा केस लो है 149 और 34 में डिफरेंस करने वाला, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। तो इंडस रिवर या सिंधु नदी केस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बारेंद्र कुमार घोष 1925 प्रीवी काउंसिल का मामला है, जो पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जाना जाता है। और भी केस लो बहुत सारे हैं, हम आपको बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे कौन से केस लॉ में क्या जजमेंट आया और क्या डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने बताया, क्या क्या गाइडलाइन दी, उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। और उसके पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए।
और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को ये कैसा लगा। नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कोई सा भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डिटेल में केस लो को जान लेते हैं। जो है केस लो बचे थे उनको हम डिस्कशन डिटेल में कर लेते हैं। उसके बाद 34 सेक्शन क्या है और 149 सेक्शन क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो जो 34 में जो है सिमिलर मतलब सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट जो है, इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब सेक्शन 34 और 149 में डिफरेंस क्या है, इसको बताया था महबूब शाह वर्सेस एम्पायर में। ये 1925 का मामला, 1925 का, तो प्रीवी काउंसिल का था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में अंतर किया है, वो जो केस है, ये दो केस है। एक तो पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद राज्य का है 1955 का, 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसाइड किया था। और सेकेंड नंबर का है अनुमान वर्सेस राजस्थान राज्य 2009 सुप्रीम कोर्ट। इसमें मतलब जो एलिमेंट है ना 34 सेक्शन के, वो हम देख लेते हैं कि 34 में क्या क्या एलिमेंट है। तो एक तो है मतलब इसमें संख्या होती है जो मतलब इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी होता है, एक आपराधिक कार्य होना जरूरी होता है, मतलब कोई कार्य है वो आपराधिक होना चाहिए। उसके बाद जो है अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य किया जा रहा है ना। तो ये 3 पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद 4 नंबर का आता है कार्य में सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है, आपराधिक कार्य में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। और 149 क्या है, तो 149 में तो मिनिमम 5 व्यक्ति होने चाहिए और विधि विरुद्ध जमाव होना आवश्यक होता है। और सामान्य आशय न भी हो तब भी इस सेक्शन में जो है 149 में सिर्फ मेंबरशिप होना भी अपराध माना जाता है, पनिशेबल होता है। तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना भी अपने आप में दंडनीय होता है। और जो है इसमें जो होता है सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने में किया गया कार्य। है ना। तो अपने आप को सहमत करके, सब सहमत होते हैं और वो सहमत होता है उन चीज़ों से, उसको नॉलेज होता है और वो जानते हुए भी शामिल होता है विधि विरुद्ध जमाव में, तो वो शामिल होना भी अपने आप में अपराध माना जाता है। और इसमें जो केस लॉ है वो है नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का है 1955 का, नानक चंद वर्सेस पंजाब राज्य 1955 सुप्रीम कोर्ट। सेकंड है कैसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रावनकोर कोच्चि। आप सब केस लॉ नोट कर लीजिए, आप मतलब बुक में पढ़ लेंगे आईपीसी की तो आपको कंप्लीट हो जाएंगे। आगे जो है मतलब 3rd नंबर का एक और है मेना सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, मेना सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1976 सुप्रीम कोर्ट। 4 नंबर है मूसा खान वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1977 सुप्रीम कोर्ट। 5वां नंबर का है, ये नया जजमेंट इसको माना गया, मतलब ये 2010 में आया था। तो ये सिकंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है 2010 का सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें डिफरेंस वगैरह तो हमने जान लिए थे, बाकी जो केस लॉ है उनको हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या होता है। ना सुबेद अली का जो केस लॉ था, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, जो डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉमन इंटेंशन को 34 में, इसको देख लेते। सुबेद अली और अन्य बनाम आसाम राज्य AIR 2020 का जो केस लॉ है, इसमें क्या डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें सामान्य आशय का कोई प्रत्यक्ष साक्षी जो है अवेलेबल नहीं होता है। और सामान्य तो मतलब अवेलेबल नहीं होता है, कॉमन इंटेंशन है कि नहीं उसका एविडेंस प्रूफ करना मतलब बहुत मुश्किल होता है।
ऐसा कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं होता कि उसका कॉमन इंटेंशन था या नहीं था। तो इस पे भागीदारों की जो भूमिका के आधार पर एवं तथ्यों परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए इसका निर्धारण किया जाता है। सामान्य आशय का मूल तत्व किसी विशिष्ट परिणाम को साकार करने के लिए आपराधिक कृत्यों में भागीदारी कर रहे व्यक्तियों के मस्तिष्कों का सम्मिलन है, जो घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से ही सारा वो जो इंटेंशन है उसको पता, उसका दिमाग में सारा इंटेंशन हो, वो घटना स्थल पर भी ऐसा इंटेंशन बन सकता है जो कार्य वो कर रहा है। उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आगे ये बात कही है कि जो जहाँ के अपीलार्थीगण ने मृतकों पर उस समय मतलब प्राणघातक हमला किया था, जानलेवा हमला, जब वे बाजार से घर लौट रहे थे और एक घायल की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है और दूसरा व्यक्ति भागता है अपनी जान बचा करके, लेकिन वो उसके पीछा करते हैं। क्यों क्या करते हैं, उसके पीछे भागते हैं और उसको भी ऐसी प्राणघातक चोट पहुंचाते हैं और उसको वहीं ले जा करके पटक देते हैं जहाँ पर वो पहला व्यक्ति निष्क्रिय पड़ा था, मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी। वहीं पे उससे उस जो बचा जान बचा कर भागा था उसे फिर वो जो एक्यूज्ड है उसे मार डालते हैं। फिर इसमें क्या होता है, फिर मतलब इस केस में क्या डिसाइड किया है, तो ये जो फैक्ट है ना, इसकी सर्कमस्टांसेस ये बताता है कि इसमें दर्शित करने के लिए इतना साक्ष्य पर्याप्त है और धारा 34 के संयोजन से अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि दंडादेश इसमें वैध माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना है, उनके दंडादेश को, दोषसिद्धि को वैध माना है। इसी प्रकार एक केस जो लो है छोटा हिरवार वाला, मैंने बताया था आपको, छोटा हिरवार बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला है, ये भी 2020 का है। ये दो रिसेंटली केस है, इनको जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में आने की संभावना है। इसमें से पूछा जा सकता है केस लॉ पूछा जा सकता है, सन पूछा जा सकता है, सेक्शन पूछा जा सकता है इस पर। तो 34, 149 सेक्शन जरूर याद रखिए, केस लॉ जरूर याद रखिए और सन जरूर याद रखिए। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी अपीलार्थीगण एवं गोली चलाने वाले मुख्य एक्यूज्ड जो थे, मेन एक्यूज्ड, वो जो है सेक्शन 307 307 जो है जान से मारने का प्रयास मतलब रहता है, प्रयत्न अटेम वाला 306, उसमें दोषसिद्धि दंडित किया गया था एक्यूज्ड को। तो इसमें परिवादी को जान से मारने की पूर्व नियोजित योजना और सामान्य आशय का तत्व विद्यमान नहीं था, तब अपीलार्थी को धारा 34 के संयोजन से दोषसिद्धि दंडित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें मतलब वो एलिमेंट होना जरूरी है। 34 के जो एलिमेंट बताए गए हैं, जो इंटेंशन का जो बताया गया है एलिमेंट, वो सब नहीं था तो फिर उसको उसमें पनिश नहीं किया जाएगा। मतलब दो से अधिक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति नहीं है, कम है, या फिर 4 से ज़्यादा है, तो फिर वो 34 में नहीं आएंगी, 149 में आ जाएंगी। इसलिए ये चीज़ भी देखी जाएगी इसमें। और मतलब सेक्शन 34 क्या है, साक्ष्य का एक नियम है। धारा 34 साक्ष्य का एक नियम है जो दांडिक संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को आकर्षित करता है। तो ये इसमें दो लाइबिलिटी बनती है, लेकिन जॉइंट भी है और सेपरेट भी है, और 149 की ओनली जॉइंट लाइबिलिटी होती है। एक केस लोअर है हरवंश कौर और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2005 का मामला है। इसमें भी धारा 34 के आवश्यक तत्व बताए गए हैं। उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या आवश्यक तत्व है, तो ये वो आवश्यक तत्व इसमें बताए गए हैं। अब हम बारेंद्र कुमार घोष का जो केस था उसको देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट केस लो और एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर AIR 1925 प्रीव्यू काउंसिल का जो मामला था, पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो बारेंद्र कुमार घोष एक्यूज्ड होता है उसके हाथ से पिस्तौल पकड़ी जाती है, मतलब वो पिस्तौल लिए हुए पकड़ा जाता है। तो इसमें जो है ना अपीलार्थी को IPC के सेक्शन 302 और सपठित धारा जो है मतलब रीड विथ 34 सेक्शन में पनिश किया जाता है। मतलब 302 के साथ 34 लगाई जाती है, चार्ज लगाया गया उस पर एक्यूज्ड पर। तो इसमें इस मामले में पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस में जो है रुपये गिन रहा था, काउंट कर रहा था,
और तो वो क्या कर रहा, तभी कई व्यक्तियों ने पास में आकर के उससे पैसे देने को कहा और उसने नहीं दिया तो उस पर एक व्यक्ति ने गोली चला दी। वो व्यक्ति जिसने गोली चलाई वो मतलब उस पर बारेंद्र कुमार घोष के पास तो पिस्तौल पाई गई। अब इसमें डिसाइड करेगी कोर्ट, इसमें क्या किया, पिस्तौल चला दी उसमें से एक व्यक्ति ने, और जिसमें से पोस्ट मास्टर की जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या होता है, बारेंद्र कुमार नामक जो एक व्यक्ति घटना स्थल पर पकड़ा गया और उसके हाथ से पिस्तौल, उसके पास पिस्तौल पाई गई और हत्या के अपराध के लिए उसका विचारण किया गया 302 के लिए। ट्रायल चला उसका 302 पर। फिर उसका जो स्टेटमेंट था वो यह था कि वह बाहर खड़ा था, उसने कुछ नहीं किया, वो बाहर खड़ा था, वो वेट कर रहा था, है ना, वो वेटिंग कर रहा था कि भाई जो अंदर जो हो रहा है, उनके जो दोस्त हैं, उनके साथ ही एक्यूज्ड है, उनका वो वेट कर रहा था बाहर, वो उसने कुछ नहीं किया है, वो इसका ऐसा कहना था। तो प्रीवी काउंसिल ने क्या डिसाइड किया इसमें कि यदि पोस्ट मास्टर की हत्या सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में की गई है तो वह उपरोक्त हत्या के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि सबका कॉमन इंटेंशन था ना। और प्री प्लान योजना होती है, कॉमन इंटेंशन क्या होता है, प्री प्लान योजना होती है, प्री मीटिंग होता है, मतलब मस्तिष्क का पूर्व नियोजित योजना होती है, मस्तिष्क का मिलन होता है सभी लोगों का, सभी एक दूसरे की योजना को से सहमत होते हैं, जानते हैं और वो जानते हुए शामिल होते हैं, इसे कॉमन इंटेंशन कहते हैं। तो चाहे उसने मृत्युकारी पर मतलब चाहे उसने मृत्युकारी गोली चलाई हो या नहीं चलाई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब एक व्यक्ति, मतलब दो व्यक्ति मान लो अंदर गए, एक उससे कह रहा है, एक ने उस पर गोली चला दी पोस्ट मास्टर पर, मतलब एक पर्सन तो उससे कहने गया कि पैसे दे दो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, उसने उसे मारा नहीं, मारने वाला दूसरा उसके साथ खड़ा था, उसका साथी, उसने गोली चलाई। दूसरा एक और उसका जो साथी था एक्यूज्ड, वो जो है बाहर खड़ा था, उसके पास लाठी डंडा लेके जो भी वो बाहर खड़ा था। एक एक्यूज्ड मतलब बाइक पर बैठा था, उनका वेट कर रहा था कि जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे और हम बाइक पर निकल लेंगे। तो मतलब उन लोगों की तो उन्होंने मतलब ना पिस्तौल चलाई, ना उन्होंने कुछ किया, ना उन्होंने कुछ कार्य किया, लेकिन कॉमन इंटेंशन में सारे काम कर रहे थे। और घटना जो हुई है ना वो इन सबके कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में हुई, सबका कॉमन इंटेंशन था, सब इस योजना में शामिल थे, सहमत थे, सबका मस्तिष्क जो है पूर्व नियोजित योजना से सहमत था, सबका पूर्व मिलन था। तो इस तरह से ये 34 सेक्शन का जो केस लॉ सबसे इम्पोर्टेंट यही, मतलब बारेंद्र कुमार घोष है, महबूब शाह हैं, वैसे तो बहुत सारे केस लॉ हैं और भी इसमें। हाँ, अब 139 को हम देख लेते हैं। तो बोली निडी वाला केस लॉ है 34 में, बोली निडी ये 34 में भी है, मतलब ये जो केस लॉ है 149 में भी डिफरेंस वाला बात बताते हैं ये कि इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इन पे डिसाइड है ये केस लॉ, ठीक है, ये जरूर याद रखें। बोली निडी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1994 का जो मामला है, इसमें क्या बताया गया, और इसमें एक केस लॉ है जोगिंदर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश 1995। तो आप 94 और 95 दोनों याद रखिए, एक आंध्र प्रदेश का है, एक हिमाचल प्रदेश का, एक बोली निडी का है और एक जोगिंदर का है। तो ये आप जरूर याद रख लीजिए, याद रखने में आसानी हो जाएगी। एक तो 94 का है, एक 95 का है, एक बोली निडी का है और एक जोगिंदर का है। तो इसमें क्या कहा गया है, फैक्ट दोनों में सिमिलर बात कही गई है, एक जैसा जजमेंट दिया गया है, तो इसमें आप जरूर याद रखिएगा इसे क्या था इसके फैक्ट। इसमें मतलब एक समूह के व्यक्तियों ने मृतक को खदेड़कर उसकी हत्या कर दी एवं उस साक्षी का कथन घटना के बिल्कुल प्रतिकूल था, जिसके घर में अंतिम बार मृतक एवं अभियुक्त जो है प्रवेश किए थे। थोड़ी सांस ले लेती हूँ ना, वो बोलते बोलते ना मतलब थक जाते हैं, इधर से कंटिन्यू बोलते बोलते ऐसा हो जाता है। चलिए मतलब जो विटनेस था ना, उसका जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल डिफरेंस था घटना स्थल से, उससे मैच नहीं खाता। कैसे, तो मतलब बिल्कुल प्रतिकूल था, जिसके घर में अंतिम बार
मृतक एवं अभियुक्त प्रवेश किए थे और न्यायालय ने निर्णय किया कि परिस्थितियां संव्यवहार संहिता की धारा 34 को आकर्षित करने में पूर्णतया पर्याप्त है। घटना और परिस्थितियों के द्वारा तय हो रहा है कि उनका कॉमन इंटेंशन था या नहीं था। तो ये घटना और परिस्थितियों से प्रूफ हुआ है। हाँ, अब हम 149 पे क्या डिफरेंस है और क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इस पे, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें 149 को मतलब आईपीसी मतलब जो है ना कॉमन ऑब्जेक्ट जो है सामान्य उद्देश्य, उसको सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 149 में डिफाइन किया गया है। और उसका एलिमेंट्स तो यही है कि मतलब यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभावित जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य उस अपराध का दोषी होगा। मतलब उनको नॉलेज था, जानते थे, संभावित जानते थे, संभावना है कि अपराध किया जाएगा मेंबरों के द्वारा, उसे पता है जमाव के द्वारा अपराध किया जाएगा, वो जानते थे, नॉलेज था उनको। अगर नॉलेज होते वो उसमें शामिल हो रहे हैं तो वो जो मेंबर ओनली मेंबरशिप इसमें पनिशेबल होती है। ये वाली बात ये सेक्शन कहता है, इसका डेफिनेशन कहता है। तो इसमें क्या होता है, हाँ, तो जो विधि विरुद्ध जमाव है ना 141 में इसको डिफाइन किया गया कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है। तो इसमें विधि विरुद्ध जमाव का गठन जो होता है ना 5 और 5 मतलब धारा 34 में जो संख्या है वो 5 या 5 से अधिक हो जाती है, विधि विरुद्ध जमाव हो जाता है। मतलब 34 में तो 4 संख्या होती है, लेकिन अगर 5 संख्या हो जाती है ना तो वो विधि विरुद्ध जमाव में आता है, अनलॉफुल असेंबली मतलब भीड़ में आ जाता है। 5 या अधिक हो और उनके सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु कोई अपराध किया जाता है तो वो सामान्य उद्देश्य होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो केस लॉ देखते हैं, इसमें गोवर्धन बनाम इम्पेरर का मामला है, 1935 का है ये। इसमें मतलब बहुत से व्यक्ति कुछ व्यक्तियों पर लाठी से प्रहार किया, बहुत से व्यक्तियों ने, मतलब जैसे 5 और 5 से अधिक व्यक्तियों ने, भीड़ के लोगों ने, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स ने, मतलब कुछ व्यक्तियों पर, थोड़े पर्सन थे, उन पर लाठियों से प्रहार किया। उसमें परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति मारा गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसकी हत्या के लिए सभी व्यक्ति दोषी हैं जिन्होंने प्रहार किया था अथवा प्रहार कार्य में सहयोग दिया था, चाहे भले एक या 2 व्यक्तियों के वास्तविक प्रहार से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। और इस मामले में चूंकि मृतक पर 5 से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर मृतक पर लाठियों से हमला किया था, इसलिए न्यायालय ने अपीलार्थी की को सेक्शन 149 के अंतर्गत दोष स्थिति को वैध मानते हुए अपील को जो है रिजेक्ट कर दिया, निरस्त कर दिया। तो ये इसका मामला था प्रीवी काउंसिल वाला। रामजीत सिंह आर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, ये है 2019 का, ठीक है, ये जरूर याद करिएगा। रामजी सिंह आर अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019, राम जी सिंह आर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया इसे, जहां की अपीलार्थी सहित 6 व्यक्तियों ने घातक हथियारों से मृतक पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पक्षों के बीच में शत्रुता स्थापित है। घटना दिन की रोशनी में घटी थी। वहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य जिसकी पुष्टि मेडिकल साक्ष्य से भी होती है। वहाँ अपीलार्थी गण की धारा 302 और सपटी धारा रीड विथ 149 सेक्शन जो है उसके अंतर्गत संयुक्त दायित्व के आधार पर दोष विधिपूर्ण है। इसमें बहुत सारे लोगों की बात है ना, इसलिए 149 लग रही है 302 के साथ में। अब हमने वहाँ देखा था 302 के साथ में 34 लग रही थी, यहाँ पर 302 के साथ में 149 लग रही है। 6 व्यक्तियों की बात है ना, इसलिए 149 आ रही है। 5 आता है तब भी 149 आएगी। 5 से अधिक कितने भी, मतलब 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, 10, 15 जो भी,
तो ये सब 149 में आएगी कॉमन ऑब्जेक्ट में। एक केस लॉ और है, इसमें वही भीड़, जैसे मतलब अनलॉफुल असेंबली के लोगों के द्वारा मतलब प्रहार किया जाता है व्यक्तियों पे, बहुत सारे लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को चोट पहुंचा रहे हैं, उसके बच्चे बीवी सब उसको बचाने के लिए उसको बचा रहे हैं, उसके ऊपर लेट जाते हैं और फिर भी उस पर प्रहार किए जाते हैं, तो बच्चा भी मर जाता है, वो भी मर जाता है और पत्नियों की जो साक्ष्य एविडेंस है वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो इसमें वही 149 पे डिसाइड हुआ है। केस लो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र बबलू और अन्य, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र बबलू एंड अदर 2019 का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। चलिए एक दो केस और बता देते हैं आपको कौन कौन से हैं, उसमें क्या डिसाइड हुआ था। तो जो लालजी वाला मैंने बताया था, लालजी में भीड़ वाला ही मामला था, जैसे उस पर डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लालजी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें वही है, मतलब घटना स्थल वाली बात, भीड़ वाली बात। तो 149 के अंतर्गत दोषसिद्धि तभी की जा सकती है जब अभियोजन पक्ष साबित कर देता है कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य घटना स्थल पर मौजूद था एवं घटना में भाग लिया था। मतलब इसमें जो है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जो सेक्शन 101 में होता है, नेवर चेंज होता है, वो किस पर होता है, प्रोसिक्यूशन पर होता है ना, वही प्रोसिक्यूशन को साबित करना होता है यहाँ पर। एविडेंस एक्ट का 101 जो सेक्शन है, नेवर चेंज होता है, इसमें हमेशा जो है प्रोसिक्यूशन को साबित करना होता है। क्यों, इसमें मतलब अभियोजन पक्ष को ये साबित करना होता है कि जो विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य घटना स्थल पर मौजूद था और घटना में भाग लिया था। मतलब वो अगर ये नहीं कह सकता है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, घटना स्थल पर वो साबित कर देता है एक्यूज्ड कि मैं शामिल नहीं था उस समय जब घटना हुई थी, वो प्रूव करके बता देता है, तो फिर यहाँ पर जो है अभियोजन साक्ष्य हार जाएगा। तो अभियोजन को साबित करना होगा, अन्यत्र उपस्थिति का अगर वो साबित कर देता है कि मैं अन्यत्र उपस्थित था, मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, तो फिर जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है ना, वो उसका कोई वो मतलब नहीं रहेगा, मतलब वो हार जाएगा। अभियोजन पक्ष, तो इसमें ये वाला लालजी वाला मामला था, इसमें ये डिसाइड हुआ। उसके बाद नल्लाम शेट्टी बनाम आंध्र प्रदेश की बात है, तो 1993 का है ये, नल्लाम शेट्टी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 का है। तो इसमें क्या हुआ, यदि एक झुंड के व्यक्ति इसमें मतलब झुंड के व्यक्तियों के द्वारा एक मृतक की हत्या कर देते हैं, कैसे, तो धारा 149 आकर्षित हो जाती है, मतलब भीड़ के द्वारा, मतलब वही 5 और 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, और तो वहाँ पर सेक्शन 149 एप्लीकेबल होता है। तो उससे मतलब अनलॉफुल असेंबली या फिर भीड़ हत्या के, मतलब भीड़ के द्वारा हत्या की जाती है, तो फिर 149 जॉइंट लाइबिलिटी का जो है प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। तो नल्लाम शेट्टी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, और बॉलीनिडी का हमने देख ही लिया था, बॉलीनिडी में भी यही है, बॉलीनिडी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, इसमें 300 के साथ में 149 लगता है, ठीक है। और